हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। जैव विविधता, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे शरीर का निर्माण होता है एक छोटी से छोटी इकाई से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, सेल या कोशिका। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ विल स्टार्ट फ्रॉम सेल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जो जीवों का निर्माण है वो एक छोटी छोटी इकाई से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका जैव विविधता का टर्म आया है, बायोडाइवर्सिटी, जैव मीन्स होता है कि लिविंग बींग्स, जो जीव जीवित है। ठीक है, और देयर इज अ सो मेनी डिफरेंस प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, देन वी कॉल्ड एज जैव विविधता। विभिन्नता भी हो सकती है, समानता भी हो सकती है, उनके कैरेक्टर अलग अलग होते हैं, उनके रहन सहन अलग होते हैं। तो देयर इज अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ। मतलब बहुत ही वैरायटी जो है जीवों की, बहुत ही सघन है, बहुत ही ज़्यादा है। सब जीवों में अलग अलग उनके कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, उनके रहन सहन अलग हैं, उनके रिप्रोडक्शन के तरीके अलग हैं। तो देयर इज अ वास्ट वैरायटी, और उसी को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतुएं जो सम्मिलित रूप से अस्तित्व में रहते हैं एवं एक उत्तम पर्यावरण का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जैव विविधता कहते हैं। इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो सम्मिलित रूप से उपस्थित होकर एक उत्तम पर्यावरण का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, उसे जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट with association with each other and create a healthy environment, then we called as biodiversity। मतलब जीवों में विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है, तो उसे हम जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, ये एक डेफिनेशन हो गई। इसको और तरह से समझा सकता है कि जो जीव है उसमें जो परिवर्तनशीलता है और विभिन्नता है, उसे भी हम
क्या कह सकते हैं, जैव विविधता कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है, उसको देख लीजिए। पृथ्वी पर जीवन की विभिन्नता एवं परिवर्तनशीलता क्या कहलाती है, परिवर्तनशीलता जैव विविधता कहलाती है। कहलाती है, ठीक है। समझ में आया कि लाइफ के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनमें डिफरेंसेस हैं, उनमें वेरिएशंस हैं, और उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे विभिन्न तरह के पेड़ पौधे होते हैं, कुछ एक कोशिकीय होते हैं, देयर आर 5 किंगडम, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसमें कई तरह के ग्रुप होते हैं, मोनोकॉट है, डाइकॉट है, आपका एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा, ये तो आपके प्लांट के हो गए। फिर इसी तरीके से उसमें भी कैटेगराइज होता है एनिमल किंगडम में। देयर आर सो मैनी एनिमल प्रेजेंट इन एनिमल किंगडम एंड दे हैव डिफरेंट सिमिलरिटीज और दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, दे हैव डिफरेंट हैबिटेट। तो वे क्या शो करते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी को शो करते हैं, ठीक है। कि ये समझ में आया कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। मान लीजिए कोई पूछ लिया विविधता क्या है, सीधी अगर टर्म से रिलेट करेंगे तो जैव विविधता, जैवों में या जीवों में जो विविधता होती है उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, अगर इस टर्म से लेते हैं। और अगर आगे एक्सप्लेन करना होगी तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनके अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, उनके अलग अलग रहन सहन होते हैं, उनके बिहेवियर चेंज अलग अलग होते हैं। तो वो सब किस चीज़ को क्रिएट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ। तो ये होता है आपका जैव विविधता। अब हम लोग देखते हैं कि जो लिविंग बीइंग है, व्हाट इज लिविंग बीइंग, जो जीव क्या है। आखिर जीव में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, तभी हम उसको जीव कहेंगे, लिविंग बीइंग्स कहेंगे। आजीव में तो कोई कैरेक्टरिस्टिक होंगी तब उसको हम अजैविक कहेंगे, और जैविक हैं या जीव हैं तो उनमें कुछ कैरेक्टर्स होंगी तो उन्हें हम जीव कहेंगे। क्यों, क्या कैरेक्टर्स हैं वो हम देखेंगे। जो मेन बेसिक कैरेक्टर्स हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे लिया जाए जीव क्या है, या व्हाट और हु इज लिविंग बीइंग। ठीक है, तो जीव को हम अगर डिफाइन करना चाहें तो द लिविंग बीइंग हैड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दे हैव डिफरेंट रिएक्शन, दे हैव डिफरेंट प्रोसेसेस। वो क्या क्या प्रोसेस हैं जनरली जो होती हैं कि सभी जीव वृद्धि करते हैं, सभी जीव वृद्धि करते हैं। ये कैसे होता है, अगर एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बीइंग्स का। धीरे धीरे हम देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है फिर धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है, उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। और एक निश्चित समय तक आके वो ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन टिश्यूज होती हैं वो उसका डेवलपमेंट होता रहता है, तो निरंतर इसमें वृद्धि होती रहती है। उसी तरीके से अगर हम प्लांट सेल में लेते हैं या प्लांट किंगडम में लेते हैं तो उसमें आपके
अनिश्चित काल तक वृद्धि होती रहती है, क्योंकि उसके हर पार्ट में डिवीजन होता है, सेल डिवाइड करती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं जो डिवाइड करके नई सेल्स का निर्माण करते रहते हैं। तो जीवों में वृद्धि होनी आवश्यक है अगर वो लिविंग बीइंग है। एक ये प्रॉपर्टी होगी। फिर नेक्स्ट आता है आपका, दे हैव कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। सभी जीव जनन की क्रिया करते हैं या प्रजनन करते हैं। अब ये कैसे होता है? वृद्धि करते हैं। अभी वृद्धि कैसे होगी? वृद्धि की तो आपके डिफरेंट पार्ट्स की वृद्धि हो गई, बॉडी ऑर्गन की होगी, वो अलग बात है। फिर अगर हम उनकी संख्या में भी तो वृद्धि होगी, उनकी जो स्पीसीज है वो भी नेक्स्ट सरवाइव करने के लिए उनका भी रिप्रोडक्शन या उनकी संख्या में वृद्धि होना आवश्यक है। तो प्लांट्स में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, ठीक है, ये प्लांट्स में होता है। और जो आपका एनिमल्स में होता है उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल मेथड्स होते हैं, एसेक्सुअल मेथड्स होते हैं, जिनके द्वारा वे अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ कि मतलब आखिर उनकी संख्या में वृद्धि कैसे होती है। तो जिनमें जनन की क्रिया होती है जो अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, जो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है वो धीरे धीरे एक जीव से दूसरे जीव में जाता है, तो उसे हम जीव कह सकते हैं। फिर आता है आपका, सभी जीवों में क्या होता है? उपापचय की क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म। सभी जीव उपापचय या मेटाबॉलिज्म की क्रिया करते हैं। अब ये उपापचय क्या है? उपापचय दे हैव टू प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस को हम कंबाइन रूप में क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उपचय या अपचय। अपचय प्लस उपचय, इसका मतलब ये होता है कि जो शरीर में डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका निर्माण होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके टूटने से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, विखंडन और संश्लेषण को ही हम क्या कहते हैं? उपापचय कहते हैं या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक, तो जनरली ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं कि हम कह सकते हैं कि अगर ये क्रियाएं या दिस इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, और भी बहुत सी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस अकर इन लिविंग बीइंग्स, देन वी कॉल्ड एज these are living beings, and these living beings are different from non-living beings because they don't have these properties. Okay, clear? तो ये आपका ये होगी बेसिक आपकी कंसेप्ट है किसी भी लिविंग बीइंग के लिए। ओके, फिर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि जैव विविधता, जो ये जैव विविधता, संसार में जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, विभिन्न प्रकार जंतु होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो उस वैरायटी को समझने के लिए, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या जरूरी था? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन इज एसेंशियल फॉर आइडेंटिफाई देयर प्रॉपर्टीज, देयर डिसिमिलरिटीज, देयर similarities, their behavior and so on. So that's why classification is necessary. वर्गीकरण,
अगर हम यहाँ कहें कि वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता पड़ी, बिकॉज देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अवर अर्थ। वर्गीकरण आवश्यक क्यों? Why is the classification is essential or needed? तो there is a certain reason, that's why we have to do classification. First is there is a large variety of organism. There is a large variety of organism present on the earth। ये हो गया। फिर हम देखते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या, देयर सिमिलरिटीज। For the identification of similarities and dissimilarities। ठीक है, ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें समानता भी होगी, असमानता भी होगी, तो उसको पहचानने के लिए भी हम क्लासिफिकेशन की हमें आवश्यकता होती है। टू नो द हैबिटेट, उसके रहन सहन, ऑर्गेनिज्म के रहन सहन को जानने के लिए भी वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। टू नो द हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये हो गया। टू नो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर हम उसको एक एक ग्रुप में क्लासिफाई कर देंगे तो उस ग्रुप की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होगा कि इस ग्रुप का जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है या डिफरेंट एनिमल है या प्लांट है, उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी क्या रहन सहन है, वे कहाँ रहते हैं, किस तरह के उसके बिहेवियर, अटैचमेंट है एक दूसरे के, तो हमें इसका पता चलता है किसके द्वारा, क्लासिफिकेशन के द्वारा। टू नो देयर बिहेवियरल चेंजेस। ठीक है, देयर आर सो मैनी रीजन। ठीक, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी कॉलेज में हम, देयर आर डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, 9th 10th 11th 12th। now there we all categorize whole student of the college because their syllabus are different, their teaching methods are different, and their age group of student are different। तो उनके रहन सहन अलग हैं, उनके जो मेंटल लेवल है वे अलग हैं, उनके सिलेबस अलग हैं, तो इस तरह से हम कॉलेज में वर्गीकरण कर देते हैं उसी तरीके से। लाइक दिस, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं वे बहुत ही ज़्यादा संख्या में हैं, उनमें अलग अलग सिमिलरिटी हैं, डाइसिमिलरिटीज़ हैं, कुछ के बिहेवियर चेंज हैं। अगर हम एनिमल की बात करते हैं कि सभी एनिमल जो हैं वो एक समान नहीं होते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ हवा में रहते हैं, कुछ दोनों जगह रहते हैं, कुछ स्थल पे भी रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, तो दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसलिए वर्गीकरण आवश्यक है। ठीक है, मैं क्लियर? तो इस तरह से हमने देखा कि आखिर वर्गीकरण क्यों होना चाहिए, तो वर्गीकरण की ये आवश्यकता है। ठीक, वर्गीकरण हो गया। अब जो जीव थे उनका नामकरण होना आवश्यक था कि आखिर जो जीव पाए जाते थे उनका इतनी बड़ी संख्या है, तो आखिर उनका नाम भी तो होना चाहिए।
जैसे हम किसी को कहते हैं नाम से उसको बुलाते हैं, तो जीव को भी तो नाम होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड उसको नाम होना चाहिए कि एक यहाँ पे बोला जाता है तो वहाँ पे उसका क्या नाम होगा। तो इस नामकरण का प्रयोग सर्वप्रथम इसको कहते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म या नामकरण। ठीक है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया एक साइंटिस्ट ने, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस इन्होंने एक वैज्ञानिक नाम ऑर्गेनिज्म का दिया। अगर वो जंतु के लिए है तो वो जूलॉजिकल नेम हुआ, और अगर प्लांट्स के लिए है तो बॉटनिकल नेम हो गया। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड द नॉमेनक्लेचर ऑफ लीनियस इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। द्विपद नाम पद्धति या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वाइड इनका आइडेंटिफिकेशन मिल गया इन ऑर्गेनिज्म को कि इसको इस नाम से पुकारा जाएगा। ठीक, जैसे हम आम का एग्जांपल ले लेते हैं। आम की अगर वैरायटी, यहाँ पे इसको मैंगीफेरा आम बोला जाता है, कुछ नहीं कि वहाँ पे भी आम ही बोला जाए, लेकिन अगर जो साइंटिफिक नेम होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है वो वहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, बस उसकी स्पीसीज में डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ आम अगर इंडिया में पाया जाता है तो वी कॉल्ड एज मैंगीफेरा इंडिका। इफ दिस मैंगो विल फाउंड इन अमेरिका देन वी कॉल्ड एट मैंगीफेरा अमेरिकाना। तो कैरोलस लीनियस ने सर्वप्रथम द्विपद नाम पद्धति दिया जीवों के नाम के आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसमें कुछ नियम है जिसके अनुसार उसका नामकरण किया जाता है। जो पहला है कि देयर आर 2 वर्ड्स, फर्स्ट इज द जेनस एंड देन इज द स्पीसीज। वंश, प्रत्येक जीव का जो वैज्ञानिक नाम है वो वंश और जाति 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम वंश एवं जाति 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। वंश को हम जेनस कहते हैं और जाति को स्पीसीज कहते हैं। अभी ये क्लियर होगा, अभी हम नेक्स्ट बताएंगे कि क्या है ये जेनस स्पीसीज। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज, वी क्लासिफाइड ऑल ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट टैक्सॉन। ठीक, इट विल टेक लेटर। तो जो पहले तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम वंश और जाति 2 शब्दों से मिलकर होगा। फिर उन्होंने कहा कि जो जेनस का पहला अल्फाबेट है या पहला अक्षर है वो कैपिटल में होगा। वंश का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में तथा जाति का पहला अक्षर
स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ठीक, ये इन्होंने बताया, इनके दो ये नियम हो गए कि इस तरह से किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है। और एक उन्होंने बताया तो फर्स्ट कर देते हैं, सेकंड एंड थर्ड इज द व्हाट, जो वंश और जाति के नाम लिखे जाएंगे उसको हम इटैलिक्स भाषा में लिख सकते हैं या तिरछे लिख सकते हैं या उसके नीचे हम अंडरलाइन कर सकते हैं। वंश एवं जाति को तिरछे अक्षरों में या अंडरलाइन एवं इटैलिक्स भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, अभी हम समझाएंगे क्या है, अभी एग्जांपल लेंगे तो उस क्लियर हो जाएगा कि क्या है। तो देयर आर 3 लॉज और 3 प्रिंसिपल। वन इज द they have genus and species. There are 2 words for any organism scientific name, either it's plant or animal. फिर नेक्स्ट है जो उसका जेनस का पहला अक्षर है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, मतलब बड़े अक्षरों में होना चाहिए, और जो जाति का पहला अक्षर है वो छोटे अक्षरों में होना है। और वंश एवं जाति को लिखने के बाद उसको अगर तिरछे अक्षरों में लिख दिया जाता है या उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है या इटैलिक भाषा में लिखा जाता है। तो इन्होंने ये 3 लॉज दिए हैं। अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं, एक सिंपल एग्जांपल है, मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो है, क्या है, होमो सेपियंस। ठीक है, दिस इज द जीनस, अंडरलाइन कर दिया। ठीक, ये हो गया आपका जीनस और ये हो गई स्पीसीज। ठीक, पहला है वंश, दूसरा है जाति। इसमें जो पहला अक्षर आप देख रहे हैं ये कैपिटल में है और दूसरा जो है स्मॉल लेटर में है, और इसके नीचे अंडरलाइन है, दिस साइंटिफिक नेम फॉलो ऑल दी 3 लॉज। ठीक, तो ये आपका हो गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कुछ एडवांसमेंट आई इस नामकरण में, तो इसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, जेनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज। अगर यहां पे ले लेते हैं, जस्ट टू नो ट्राइनोमियल क्या होता है, बिकॉज देयर आर लार्ज वैरायटी। स्पीसीज के बाद भी उपजाति हो सकती है। नोमेनक्लेचर, इसमें क्या होता है, वंश, जाति और उपजाति। ठीक, तो ये है आपका ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। इस तरह से हमने देखा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कैरोलस लीनियस ने दिया था वो क्या है, या द्विपद नाम पद्धति। ठीक,